रेप, ब्लैकमेल, धर्म परिवर्तन का विरोध किया गया। हिंदू संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली है। बड़ी संख्या में महिलाएं रैली में शामिल हुई। सकल हिंदू समाज के बैनर तले बड़ा प्रदर्शन किया गया है। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए थे। 3 थानों की पुलिस के साथ अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहा। ड्रोन कैमरे से जन आक्रोश रैली की निगरानी लगातार की जा रही थी। तो ये बड़ी खबर अजमेर के किशनगढ़ से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर 3 थानों की पुलिस बल को तैनात किया गया था। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, हिंदू संगठनों की तरफ से आक्रोश रैली निकाली गई है, क्या मांगे रखी गई, जरा विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल, हिंदू समाज की ओर से ये रैली निकाली गई है। सर्व हिंदू समाज के लोग जो इसमें शामिल हुए हैं। किशनगढ़ के अलग अलग मार्गों से ये रैली निकली है। लगातार हिंदू समाज को टारगेट करने की घटनाएं अलग अलग स्थानों से सामने आ रही हैं। विजयनगर की बात करें, फिर अजमेर की बात करें, और विगत दिनों जो है किशनगढ़ में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक साजिद नाम का लड़का जो है विवाहित हिंदू समाज की एक महिला को बहला फुसलाकर उसके साथ पहले प्रेम प्रसंग करता है और फिर उसे धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। साथ ही उसके हाथ पर अपना नाम भी जो है उसने गुदवा दिया था। तो इस तरह का मुकदमा जो है दर्ज हुआ था और इससे लेकर जो है समाज में काफी रोष जो है वो उत्पन्न हो रहा है। और ऐसी घटनाएं लगातार जो है अजमेर सहित अलग अलग स्थानों पर बढ़ रही है। इसी के विरोध में जो है आज सकल हिंदू समाज की ओर से किशनगढ़ में यह रैली निकाली गई है। डाक बंगले से ये जन आक्रोश रैली शुरू हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और पुरुष हैं, और हाथों में झंडा और तख्तियां लेकर इस मामले का जो है विरोध यहाँ पर दर्ज कराया जा रहा है कि इस तरह की जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं या फिर समुदाय विशेष के जो लोग हैं उन पर कड़ी निगरानी यहाँ पर रखी जाए। और सभी से अपील की भी यहाँ पर की जा रही है कि इस तरह की जो संगठन है उन पर भी यहाँ पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो समुदाय विशेष के लोग हैं वो जो है टारगेट कर जो है जो हिंदू समाज की महिलाओं को टारगेट कर जो है उनके साथ इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। तो इसी विषय को लेकर जो है ये रैली जो है विरोध मार्च है, आक्रोश रैली है, वो निकाली गई है और अलग अलग मार्गों से ये निकली है। और यहाँ पर जो है किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना फैले, इसकी तरफ से प्रशासन की ओर से अगर बात करें तो क्या इंतजाम किए गए थे वहां पर? जी बिल्कुल, जब ये रैली शुरू हुई थी उससे पहले ही पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ता वहां पर लगा दिया गया। और क्योंकि ये मुख्य मार्गों से होकर निकल रही थी तो ऐसे में किसी तरह की अनहोनी घटना ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ड्रोन से इस पूरी रैली की नजर रखी जा रही है। 3 थानों की पुलिस रैली के आगे पीछे जो है वो चल रही है। और हालांकि रैली में लगातार नारेबाजी हो रही है, लेकिन सभी को शांत कराते हुए जो है ये ज्ञापन जो है एसडीएम कार्यालय में सौंपा गया है। और ये मांग की गई है इस तरह की घटनाएं जो है लगातार बढ़ रही है उन पर। बहुत शुक्रिया अशोक, जानकारी पहुंचाने के लिए आपका। बाड़मेर से खबर है, अस्पताल में बनाई रील लगातार वायरल हो रही है। रील के लिए बताया जा रहा है कि ओला स्कूटी लेकर अस्पताल पहुंच गया। रील बनाने के लिए स्कूटी लेकर वो लगातार घूमता रहा। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो अस्पताल में ये रीलबाजी का वीडियो जो है ये तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अस्पताल परिसर का ये वीडियो जो है वो बताया जा रहा है। बाड़मेर से बड़ी खबर बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। हालांकि ये वीडियो कब का है और किसने इसे बनाया है इसके बारे में अपडेट नहीं मिल पाया है। जैसे ही आएगा आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो रील बनाने के लिए एक शख्स अस्पताल में स्कूटी लेकर पहुंच गया, जिसके बाद किस तरीके की अव्यवस्था वहां पर फैली इससे साफ नजर आ रहा है। और बताया जा रहा था कि ये वीडियो सामने आने के बाद लगातार ये वायरल हो रहा है। और अजमेर संभाग के सबसे बड़े ज्वेलन अस्पताल में अस्थायी कर्मचारियों की हड़ताल के बाद सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है। अस्पताल के अलग अलग वार्ड और इमरजेंसी में आज कचरा नहीं उठाया गया, जिससे अस्पताल में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस गंदगी के बीच मरीज और परिजन दोनों ही परेशान हैं। ठेका प्रथा के तहत लगाए गए कर्मचारियों को मासिक रूप से महज 6000 सैलरी दी जाती है और इस मामूली सैलरी का भी सफाई कर्मचारियों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा। साथ ही बकाया एरियर का भी भुगतान और पीएफ के पैसे भी जमा नहीं किए जा रहे। नहीं मिलते, जब हड़ताल जब तक नहीं बैठते जब तक तो मिलते ही नहीं है। हर बार हर महीने बैठना पड़ता है जब भी मिलते हैं। हमारे ऊपर ही सारा दबाव है, सारा काम का प्रेशर हमारे ऊपर ही है कि ये काम नहीं होता, वो नहीं काम होता, और चेक करने वाले हजारों आ जाते हैं, ये काम नहीं हो रहा है। और जरा सा भी काम नहीं होता सही टाइम पे, चाय पीने चला गया, कोई खाना खाने चला गया, उसमें भी शिकायत तो होती है कि लेबर काम नहीं करती है। 6000 आज के समय में इतनी महंगाई है, अब कैसे काम चलाइए। मजबूरी से
काम कर रहे हैं। तो यही एक जो हमारे जो सफाई वो है उसका जरिया यही है कि यही मतलब काम करते हैं। और जितने भी कर्मचारी हैं ये कम से कम वो 20 साल से कोई 30 साल से यहाँ काम कर रहा है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े JLN अस्पताल में सफाई कर्मचारी जो अस्थायी है उन्होंने अपनी हड़ताल शुरू कर दी है और हड़ताल के बाद तमाम स्थानों पर जो है गंदगी का आलम है, ये शौचालय हैं, वहाँ पर भी कचरे का ढेर है वो पड़ा है। तो ऐसे ही नज़ारे हैं जो अलग अलग स्थानों पर देखे जा सकते हैं। ये ICU के बाहर का नज़ारा है और ICU के बाहर के साथ साथ जो वार्ड हैं वहाँ पर भी इसी तरह से गंदगी जो है वो फैली हुई है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये गंदगी जो है लगातार लोगों को परेशान कर रही है। बैठना भी यहाँ पर जो है दूभर होने लगा है। ये आप देखेंगे किस तरह से गंदगी है और गंदगी का जो बाल्टी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर भरी पड़ी है। बाहर जो है पूरा कचरा जो है बाल्टी के बाहर आने लगा है और ये एक दिन की सफाई नहीं होने के कारण स्थिति बनी है। तो इसी तरह की स्थिति लगातार जो है अलग अलग वार्डों में बनी हुई है और वार्ड के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर ये जो गंदगी है लोगों को परेशान कर रही है। लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं लेकिन गंदगी जो है उन्हें लगातार परेशान कर रही है। गंदगी से और जो बीमारियाँ हैं वो भी यहाँ पर हो सकती है। तो आप देखेंगे ये नज़ारे जो हैं गंदगी के हैं। अजमेर के संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जहाँ पर अजमेर ही नहीं अजमेर के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से लोग आते हैं, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे टोंक हो, चाहे नागौर हो, वहाँ पर जो है ये इस तरह की जो गंदगी है वो देखकर लोग और परेशान हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल के ICU के बाहर की है। ये मेडिसिन विभाग था। मेडिसिन के साथ साथ जो अलग अलग ऑर्थोपेडिक हो या फिर इमरजेंसी हो या फिर अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ तमाम स्थानों पर इसी तरह की गंदगी है क्योंकि झाड़ू जो हैं वो कल से लगना बंद हो गई है। अस्थायी कर्मचारियों ने झाड़ू लगाना जो है वो बंद कर दिया है जिसके कारण तमाम जो डब्बे हैं वो यहाँ पर भरे पड़े हैं और इसी के कारण जो है समस्याएं लोगों के सामने आ रही है। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में इस तरह की समस्याएं अगर आती है तो ये एक बड़ा प्रश्न जो है सवालिया निशान जो है वो स्थानीय प्रशासन और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर खड़ा होता है क्योंकि ये सफाई नहीं होने से यहाँ जो बीमार के लिए इलाज कराने वाले लोग हैं वो और बीमार हो सकते हैं। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। 25 से 31 मार्च तक आयोजित राजस्थान दिवस उत्सव को लेकर नई राजनीतिक बहस अब छिड़ चुकी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दावा किया कि उन्हें और विपक्ष के अन्य वरिष्ठ नेताओं को इस भव्य कार्यक्रम के लिए न्योता ही नहीं दिया गया। टीकाराम जूली ने कहा है कि यह लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम से विपक्ष को बाहर रखा जा रहा। अभी तक कोई इन्विटेशन नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी अंदर मिले थे सदन के अंदर, उन्होंने जरूर एक मिल गए तो एक कह दिया कि भाई आप लोग कार्यक्रमों में शामिल हो। ऑफिशियल रूप से हमारे पास अभी तक कोई निमंत्रण इस प्रकार का नहीं आया है राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों का। मैं समझता हूँ राजस्थान दिवस एक सामूहिक प्रोग्राम होता है, सभी जनप्रतिनिधियों को इन्वाइट किया जाता है और राजस्थान का गौरव है राजस्थान दिवस। लेकिन अब की बार ये राजस्थान दिवस को भी चेंज करना चाह रहे हैं। इसको प्रथम प्रतिपदा के दिन मनाने का जो विचार किया है, जो कि आने वाले समय में अब 30 मार्च को नहीं आएगा, हर बार बदल के आएगा। तो मैं मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी पूछना चाहूँगा कि वो अपना जन्मदिन जो उनकी तिथि है उससे मनाएंगे या जो हमारे तारीख आती है उसके हिसाब से मनाएंगे, तारीख से या तिथि से, वो बताएं जरूर। क्योंकि ये जिस प्रकार का एक चलन जो शुरू किया है ये मैं समझता हूँ हमारे इतिहास में वापस बार बार बच्चों को पढ़ाई के लिए रोजाना हर साल अलग तारीख पे हमारा राजस्थान दिवस आएगा। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगे। पहले से ही वित्तीय अनियमितता के मामले में जांच के दायरे में आए कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार के कार्यकाल में हुए आविष्कारों पर भी सवाल उठे हैं। अरुण कुमार कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कार्यवाहक कुलपति और स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति हैं। विश्वविद्यालय ने पेटेंट के लिए पिछले 1.25 साल में 15 रजिस्ट्रेशन करवाए, जिनमें से 7 के आविष्कार करने वाली इन्वेंटर में प्रोफेसर अरुण कुमार और उनकी बेटी शौर्य के नाम है। सूत्रों की माने तो शौर्य न तो इस विश्वविद्यालय की छात्रा हैं न कर्मचारी। शौर्य जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर से PhD कर रही हैं। हालांकि इनमें 2 आविष्कारों के पेटेंट के लिए रजिस्ट्रेशन 2 अलग अलग जगह किए गए। प्रोफेसर अरुण कुमार के खिलाफ शिकायतों पर राज्यपाल ने हाई पावर कमेटी बनाकर 15 दिन में रिपोर्ट देने की मांग की। हालांकि प्रोफेसर अरुण कुमार ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन बार बार विवादों में आने के चलते कुलपति के पद को लेकर अब सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। पहली बात तो कुलपति का ही आर्ट है और बेटी के साथ है, उसको प्रोजेक्ट नहीं दिए जा रहे हैं। वो जब अपने कंट्रीब्यूशन को, अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए या किसी चीज़ को डिज़ाइन को ठीक करने के लिए
या हमारे जो अपने पेटेंट हैं उनको फाइल कैसे करें, हम किस तरह से चीज़ों को रिजॉल्व करें, वो इंटेलिजेंट वाली बात नहीं, वो समझ की बात है। श्रीगंगानगर की जीवनदायिनी गंग कैनाल में आवश्यक रखरखाव और मरम्मत कार्य के चलते 1 से लगभग 20 अप्रैल तक नहरबंदी रहने वाली है। नहरबंदी के दौरान गंग कैनाल सिस्टम की वितरिकाओं में केवल पेयजल प्रवाहित होगा और सिंचाई विभाग के द्वारा सिंचाई मोघे बंद किए जाएंगे। नहरबंदी के दौरान पेयजल आपूर्ति के लिए जलदाय विभाग के द्वारा पानी का भंडारण किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन ने आमजन से नहरबंदी के दौरान मित व्यवस्था से पानी के इस्तेमाल करने की अपील की। वहीं पानी की चोरी रोकने के साथ ही गर्मी के दौरान पनपने वाले टैंकर माफिया पर भी पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहेगी, ताकि गर्मी के दौरान नहरबंदी के समय आमजन को सुलभता से पानी मिल सके। बिल्कुल, उसमें भी स्टडी की गई है, साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों से भी वार्ता की गई है किस तरीके से टैंकर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसमें जो भी माफिया गतिविधि में लिप्त होंगे उनके बारे में गोपनीय रूप से ऑलरेडी सूचना एकत्रित करना शुरू कर दी गई है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विश्व मौसम दिवस के मौके पर जयपुर के मौसम केंद्र में ओपन हाउस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आमजन और विद्यार्थियों को मौसम विभाग की बारीकियों से रूबरू करवाया गया और इस दौरान बदलते मौसम चक्र और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। इस दौरान बताया गया कि प्रदेश मौसम विभाग और तकनीकों के मामले में काफी आगे बढ़ चुका है। मौसम की सटीक भविष्यवाणी से किसानों और आमजन को का भी लाभ मिलता है। संपूर्ण विश्व में 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। WMO की तरफ से प्रति वर्ष WMO डे के लिए एक थीम निर्धारित की जाती है और इस वर्ष यदि देखें तो क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर विषय पर थीम निर्धारित की गई है। जनवरी 2012 में यहाँ जयपुर में इंस्टॉल किया गया था और रडार जयपुर को अगर हम यहाँ है तो यहाँ से रेडियस मान के लगभग 250 किलोमीटर तक एक्यूरेट हमारा इसके बेस पे नाउकास्ट हो सकती है, मतलब अगले 2-3 घंटे का। जो जब क्लाउड डेवलप हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स ये रिफ्लेक्टिविटी को देखता है, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाती हैं, वो जब किसी क्लाउड के ड्रॉपलेट से टकरा के वापस आती है तो उसके बेस पे ये इमेज जनरेट होती है। बैलून के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी जाती है जो इजीली अपलिफ्ट कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट को, तो ऑलमोस्ट डेली 30 to 35 किलोमीटर हमारा इंस्ट्रूमेंट ऊपर तक चला जाता है, जो कि सैटेलाइट की हेल्प से हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड रहता है। वो क्या करता है, उसमें कुछ 2 सेंसर्स लगे होते हैं और कुछ जैसे अपलिफ्ट करेगा तो उससे उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से उसकी विंड वो डायरेक्शन चेंज होगी, तो उससे हमें विंड डायरेक्शन पता चल जाएगा। विश्व मौसम दिवस मनाया जा रहा है। ये खास दिन है जब मौसम को लेकर के लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाती है। जयपुर के जो मौसम केंद्र पर हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरह के यंत्र लगा करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाती है कि उन्हें भी मौसम के बारे में बताया जा सके कि हम कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये तकनीकें हमारी ज़िंदगी में कितनी मायने रखती है। जैसे कि आप मेरे सीधे हाथ पर देखेंगे कि कितनी बारिश गिरी, इसके लिए एक ख़ास मानक पैमाना इस्तेमाल में लिया जाता है, जिसके अंदर इंक के ज़रिए इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बारिश में कितना पानी गिरा और उसे कितना बताया जाना है, वो एक आदर्श पैमाना यहाँ से लिया जाता है। इसके अलावा अगर आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे तो वहाँ पर तापमान दर्ज किया जाता है, जिसमें किसी भी सामान्य जो है तापमापी यंत्र से तापमान नहीं लिया जाता। इसके लिए एक अलग तरह का जो है स्टीवेंसन स्क्रीन को इस्तेमाल में लिया जाता है, जिसके ज़रिए यहाँ पर बाकायदा टेम्परेचर दर्ज किया जाता है कि राजस्थान में गर्मी का जो दायरा है वो कितना रहा और ठंड का दायरा कितना रहा। ऐसे ही अगर आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे तो वहाँ पर आपको डॉपलर रडार दिखेगा, जो कि गेंद नुमा सा सामने यंत्र नज़र आ रहा है। इस डॉपलर रडार के ज़रिए जो नाउकास्ट की जाती है, यानी ताज़ा 3 घंटे के हालात के आसपास के इलाके में हमारे तेज़ अंधड़ आएगी, बारिश आएगी, बिजली गिरेगी या फिर ओले गिरेंगे, ये वक्त रहते पता चल जाता है। मौसम के अंदर जिस तरह से सैटेलाइट जो है उसका प्रेडिक्शन बहुत मायने रखता है, ठीक उसी तरीके से हमारे जो सामान्य इक्विपमेंट हैं वो बहुत मायने रखते हैं। जयपुर के अंदर मौजूद इन तमाम यंत्रों के ज़रिए आसपास के करीब 200 किलोमीटर के दायरे का पता लगाया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि इन तमाम चीज़ों से एक्यूरेट। राजस्थान स्थापना दिवस को भव्य रूप देने के लिए ब्यावर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गवावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तय की।
कलेक्टर ने कहा है कि 25 से 31 मार्च तक 7 दिवसीय आयोजन में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो सभी कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए समन्वय स्थापित करें। इसके बाद कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल अंबेडकर भवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम के दौरान डीसी से डायरेक्ट संवाद रहेगा, 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा और 300 से 350 लाभार्थियों की और वरिष्ठ जनों की इनकी गैदरिंग रहेगी और इस पूरे कार्यक्रम को कलेक्टर सर के निर्देशन में बहुत ही अच्छे से करवाया जाएगा और ताकि राजस्थान दिवस एक ऐतिहासिक तौर पे बन पाए। उधर कोटा में हिंदू नववर्ष आयोजन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही। 30 मार्च को ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें शहर की 51,000 महिलाओं को कलश के साथ शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। शोभा यात्रा दशहरे मैदान से शुरू होकर श्रीनाथपुरम तक पहुंचेगी और इस शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए पीले चावल बांटे जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग शोभा यात्रा में शामिल हो सके, इसके लिए घर घर लोगों को पीले चावल देकर शोभा यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया जा रहा। हिंदू नववर्ष आयोजन समिति के पदाधिकारी महावीर नायक ने बताया कि इस शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए देश के बड़े बड़े संत भी शोभा यात्रा का हिस्सा रहेंगे और ये अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक शोभा यात्रा होगी, जो हिंदू नववर्ष के मौके पर कोटा में निकाली जाएगी। वर्ष के उपलक्ष्य में 30 तारीख को विशाल शोभा यात्रा, कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 51,000 मातृशक्ति कलश लेके और दशहरा मैदान से श्रीनाथपुरम के लिए निकलेंगे और बीच बीच में भव्य जलपान की, गेट की, सबकी व्यवस्थाएं हैं। हम इसी सिलसिले में, इसी तैयारियों से आज मानपुरा गांव में, दूसरे गांव में घर घर पीले चावल देके और इनको आमंत्रित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कलश यात्रा में शामिल हो। और कलश यात्रा में हमारे देश के प्रख्यात संत श्री श्री 1008 उत्तम स्वामी जी महाराज भी पधार रहे हैं, वो भी रैली में साथ रहेंगे और अपने आशीर्वाद से सबको लाभान्वित करेंगे। खैरथल तिजारा जिले के मुंडावर के सबलगल बनेठी गांव के लोग आज भी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। इस गांव में 2 साल पहले में जल जीवन मिशन के तहत टंकी का निर्माण शुरू किया गया, जो आज भी अधूरा पड़ा है। हैरानी की बात तो ये कि टंकी अधूरी होने के बावजूद अधिकारियों ने इसे पूरा दिखाकर यहां पर बोर्ड तक लगा दिया। वहीं पाइपलाइन बिछाने के नाम पर गाँव भर की सड़कें खोद दी गई, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हुआ। टूटी फूटी सड़कों और सूखे नलकों ने ग्रामीणों की मुसीबत बढ़ा दी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ग्रामीणों को उनका हक मिलेगा या फिर यह योजना सिर्फ और सिर्फ फाइलों में सिमट कर रह गई है। हमारे गांव के अंदर जल जीवन मिशन के तहत एक पानी की टंकी का निर्माण होना था, परंतु 2 साल के अंदर अभी तक टंकी का पानी ना तो पानी भरा गया है, ना ही टंकी का काम पूरा किया गया है। 3 साल हो गए इसको बने हुए को, अभी कंप्लीट काम नहीं हुआ है। गांव के अंदर पानी की किल्लत है दुनिया भर की। झुंझुनू में खेतड़ी उपखंड के जसरापुर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसे जर्जर हाल में चल रहा है, जिस भवन को कलेक्टर नकारा घोषित कर चुके हैं। आपको बता दें कि तकरीबन 60 साल पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन को 28 जनवरी 2022 को कलेक्टर ने PWD की रिपोर्ट के आधार पर इस भवन को नकारा घोषित किया। इसके बावजूद आज तक स्वास्थ्य केंद्र इसी जर्जर भवन में संचालित हो रहा, जिससे मरीजों और स्टाफ की सुरक्षा पर अब खतरा बढ़ गया। ग्रामीणों ने मांग की है कि जसरापुर CSC के लिए मापदंड मुताबिक जमीन उपलब्ध करवाई जाए और नए CSC भवन के लिए 2 करोड़ 11 लाख रुपए मंजूर किए जाए, जिसकी पहली किश्त 25 लाख रुपए CMHO नीमका थाना के खाते में जमा की जाए। इसके बावजूद अब तक नए भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है।